नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए एक और वार्तालाप के एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स जो होते हैं वो मुझे एक ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक भी इसको शेयर करेंगे तो मुझे आपका सहयोग मिलेगा, तो मुझे एक ऊर्जा मिलेगी और मैं अच्छे ढंग से काम को करूँगा। तो अब बात करते हैं आज के मेहमान की। आज के हमारे मेहमान हैं मदन डुकलान जी। मदन डुकलान जी के बारे में आपको एक जानकारी मैं ये दे दूँ। मदन डुकलान जी एक अभिनेता हैं, साहित्यकार हैं और एक कवि हैं, और उत्तराखंड के जाने माने रंगकर्मी हैं। थिएटर में भी उन्होंने बहुत काम किया है, और उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए, स्पेशली बोली भाषा के लिए, गढ़वाल की बोली भाषा के लिए बहुत काम कर रहे हैं। आइए उनका हम अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। नमस्कार मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। और मदन जी, हम अपनी इस बातचीत की शुरुआत ऐसे करेंगे कि कोई भी सफ़र अगर हमारा साहित्य का हो, अभिनय का हो, कविता का हो, तो कहीं ना कहीं से हमें कोई प्रेरणा मिलती है, कहीं ना कहीं से कोई स्पार्क होता है। हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई स्पार्क होता है। yes. तो आपकी लाइफ का वो स्पार्क क्या है? नमस्कार ब्रजेश भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे आपने अपने एक और वार्तालाप में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। रही बात, आपने कहा है स्पार्क कैसा हुआ साहित्य कला की तरफ, तो असल में मैं बचपन से ही बहुत संवेदनशील तरह का इंसान रहा, और मैं बड़ा इमोशनल रहता हूँ। मतलब कोई अच्छी कहानी पढ़ के रोने लग जाता हूँ, या अच्छी फिल्म देख के रोने लग जाता हूँ। कोई बहुत प्यार से मेल दूँ, या कोई ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो मेरे को रुला देती हैं, दिल को प्रभावित करती हैं। तो मैं जब 9वीं 10वीं में था तो मैं हिंदी में कविता की तुकबंदी करने लग गया था, और उसको मेरी हिंदी की मैडम ने एक बार देखा तो उसने मुझे बड़ा इनकरेज करा कि इसको लिखते रहो और तुम तो अच्छा लिख लोगे ये। तो मुझे थोड़ा लगा कि चलो प्रेरणा मिली मुझे, और मैं थोड़ा लिखना जारी करा। मैं फिर पढ़ने भी लगा थोड़ा, और कुछ बड़े साहित्यकारों की किताबें पढ़नी शुरू करी। जैसे मैंने पहली मतलब साहित्य किताब गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की पढ़ी, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ बहुत ही। उससे मेरे को फिर थोड़ा साहित्य को पढ़ने का चस्का लग गया। फिर मैं पढ़ता गया, फिर थोड़ा सा लिखता भी रहा, और इस तरह मैं लिखने लगा। फिर मेरी कुछ कविताएं कादम्बनी जैसी पत्रिकाओं में छपने लगी, तो मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला कि रिकॉग्निशन मिल रही है। फिर क्या हुआ कि मैं 81 में मैं देहरादून शिफ्ट हो गया। पहले मैं दिल्ली में था, बचपन से मैं 10वीं तक यहीं करी, फिर मैं इंटर में वहाँ चला गया। तो वहाँ का एनवायरनमेंट जो था वो उत्तराखंडी एनवायरनमेंट था, और गढ़वाली गीतकार, साहित्यकार, कवि, इन लोगों से मेरा परिचय हुआ। तो मुझे फिर लगा कि यार हिंदी में लिखने वाले तो लाखों लोग हैं, तो हमारी भाषा में गढ़वाली में कौन लिखेगा? वो कोई दूसरी भाषा वाला तो लिखेगा नहीं, सिर्फ मैं ही लिख सकता हूँ। कोई हिंदी वाला या दूसरा आदमी तो लिख नहीं सकता गढ़वाली में, वो तो मेरे को ही आती है, मुझे लिखना चाहिए। तो मैंने हिंदी में की जगह मैं गढ़वाली की तरफ सोचने लगा, गढ़वाली में लिखने की कोशिश करने लगा, गढ़वाली किताबें का पढ़ने लगा, और धीरे धीरे मैं गढ़वाली साहित्यकारों से परिचित होने लगा। मुझे छोटे मोटे मंच भी मिलने लगे कविता पाठ के लिए, इसके लिए। और नजीमाबाद, आकाशवाणी नजीमाबाद था, मुझे रेडियो में भी कविता पढ़ने के अवसर मिलने लगे। तो मैं पूरी तरह से गढ़वाली की तरफ झुक गया। मदन जी, कविताओं की बात चली है, लिखने की बात चली है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कविता हमें सुनाइए। जी भंडारी, ज़रूर। आपको एक कविता सुनाता हूँ, उसका शीर्षक है बरसों बाद, सालों बाद। मतलब इसमें मैंने रिवर्स माइग्रेशन की बात कही है। नहीं तो गढ़वाली भाषा में अधिकतर प्रवासी लोगों को अपने पहाड़ की, अपने गांव ज़मीन की याद आती है। इसमें मैंने इसके उलट
पहाड़ को, पहाड़ के गांव को, पहाड़ के धारे पंदेरे रसोड़े, उनको हम मेरी याद आ रही है, या वो मेरे गांव आने पे कितना खुश हो रहे हैं, क्या हो रहा है उनको मेरे आने पे क्या खुशी है, उस तरह के प्रतीक इसमें डाले हैं। शीर्षक है बरसुबात। कि बरसुबात मी घार गो, बरसुबात मी घार गो और मेर सी कूड़ी बीज गे, चौक नचण बैठ गए, सीढ़ी हिटण बैठ गिन, जलोट्यून कंदूड़ लगेन और खिड़की आँखी खोलन बैठ गिन, देलिन सेवा लगे, देलिन सेवा लगे और द्वार अंगवाल बोटन बैठ गिन, बरसुबात बरसुबात। कि बरसुबात में रसोड़ा में गो, रसोई घर में गया, कि बरसुबात में रसोड़ा में गो तो रुएण धुआं, कि बरसुबात में रसोड़ा में गो तो रुएण धुआं हैंसण बैठ गए, दीवार भुक्की पीण बैठ गिन, धुरपली आशीष दीन ले गए, जंदरी गीत लगान ले गए और चूल्हा प्याट आग भुभरान ले गए, सिलोटा गिच रस्याण ऐ गए और म्यारू भूकल पेट कबलान ले गए और मेरी भूख कबलान ले गए। बरसुबात बरसुबात। बरसुबात मी 15 मगों पानी के धारे में गया मैं सालों बाद। कि बरसुबात मी 15 मगों पानी माँ सिवल जमी छो, काई जमी थी वहाँ। कि बरसुबात मी 15 मगों पानी माँ सिवल जमी छो, पंदलो गुम सुम चुपनियों छो, मी देखी पानी खकलट कन बैठ गए, मी देखी पानी खकलट कन बैठ गए, पंदलो हर्ष माँ आंसू बोगान ले गए, मिन झट छमोट लगे, बरसु की 30 बुझे, म्यारू जीव छतबत हुए गए और 15 को प्राण पानी पानी हुए गए, 15 को प्राण पानी पानी हुए गए। बरसुबात 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 में घार गोत। जी धन्यवाद सर। आपकी कविता तो बहुत अच्छी है। इस कविता को सुनकर मैं खुद, जिस पनेरे के नीचे आप पानी पी रहे हो, मैं खुद उस पनेरे के नीचे पहुंच गया हूँ। और मुझे आपने जो मतलब इस कविता में जो बातें कही हैं, जो आपने शब्द इस्तेमाल करे हैं, वो मतलब उनको सुन के ऐसा लगता है कि हम खुद उस घर में पहुंच गए हैं जिस घर की आप बात कर रहे हैं। तो आपकी कविता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे और बहुत टचिंग है। अगर मैं बात करूं कि ये तो आपकी राइटिंग की बात हो गई, तो इसके बाद आपका जो ये अभिनय का सफ़र है, ये कैसे शुरू हुआ, और इसके बारे में अगर हमें आप कुछ बताएं तो। अभिनय के बारे में बताऊं तो मैं बीएससी कर रहा था, उसी दौरान मेरा जॉब लग गया ओएनजीसी में। तो ओएनजीसी में जॉब लगते ही देहरादून में नाटकों का बहुत अच्छा माहौल था, कई ग्रुप वहाँ पे निरंतर थिएटर करते थे। तो मेरा अभिनय का शौक़ बचपन से था। जब मैं दिल्ली में था तो रामलीला में मैं पार्टिसिपेट करता था। मेरे ख्याल से हर उत्तराखंडी की जो पाठशाला है अभिनय की वो रामलीला ही है, तो मेरी भी वही थी। तो रामलीला में पाठ करता था, तो वो अभिनय नाटकों का माहौल बिल्कुल अलग होता है, उसमें वो पात्र ही बिल्कुल अलग होते हैं। तो मेरे बहुत इच्छा होती थी मैं भी नाटक करूं। तो वहाँ फिर एक ग्रुप से जुड़ा मैं, और मैंने पहला गढ़वाली नाटक करा, जो शुरुआत करी मंच पर नाटकों की, वो कन्हैयालाल डंडियाल जी का स्वयंवर नाटक था। उससे मैंने 84 की बात है ये। और उसके बाद ओएनजीसी में भी जो था, ओएनजीसी थिएटर ग्रुप नाम से एक संस्था थी नाटकों की, जो ओएनजीसी के एम्प्लॉइज़ थिएटर करते थे उसमें। तो फिर मैंने वहाँ ऑफिस में भी थिएटर करना शुरू कर दिया। उसमें मन्नू भंडारी के महाभोज जैसे नाटक करे, नीम हकीम और राजा का बाजा, कई तरह के कार्यक्रम हमने उसमें करते रहे। तो इसी दौरान मैं धीरे धीरे कई नाटकों में फिर मैं हिस्सा लेना, कई अन्य राज्यों में हम प्रतियोगिताओं में जाने लगे नाटकों की। कई जगह से मुझे सर्वश्रेष्ठ एक्टर का भी अवार्ड मिला। वाराणसी से प्यादा नाटक था, और इस तरह से वो चलने लगा। फिर ये यात्रा आगे जाके फिर फिल्मों से जुड़ गई। तो फिल्मों में भी क्षेत्रीय सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं क्षेत्रीय सिनेमा में सन 2000
2002 में 1300 फिल्म जो थी वो पहली फिल्म थी और मुजफ्फरनगर कांड पर आधारित थी। तो उसका डायरेक्टर अनुज जोशी, वो बॉम्बे में कसौटी ज़िंदगी की डायरेक्ट करता था, एकता कपूर के सीरियल। वो 9 साल वहाँ स्ट्रगल करने के बाद वो जम गया था वहाँ। तो वो देहरादून आया, मुझे एक मेरे मित्र ने मिलाया कि ये आपसे मिलना चाहता है और कि आप गढ़वाली में अच्छा लिखते, तो ये आपसे फिल्मों के गाने लिखवाने चाहते हैं और आपकी एक फ़िल्म बना रहे हैं आंदोलन पे बहुत अच्छी, तो उसमें सहयोग चाहते हैं तुम्हारा। तो इससे पहले कुछ मेरे कड़वे अनुभव थे कुछ क्षेत्रीय सिनेमा के, तो वो मैंने यकीन नहीं करा उस पर कि मैंने कहा यार ये छोटा लड़का है, ये कहाँ बना पाएगा फिल्म तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, फिर इस पर फंड और ये। फिर उसने मुझे अपने डायरेक्शन की क्लिप दिखाई एकता कपूर के उस सीरियल की, वो तो लगा मुझे कि नहीं काम तो इसको आता है। इसने कुछ 1-2 चीज़ें और दिखाई मुझे, तो मुझे भरोसा हो गया कि नहीं वो काम जानता है। तो फिर ऐसे फिर हम रोज़ बैठने लगे, रोज़ हमारी 3-4 घंटे की सिटिंग होने लगी। उसने स्टोरी सुनाई, मैंने स्टोरी के ऊपर गीत लिखे, तो 1300 के सारे गीत मेरे लिखे हैं उसमें। फिर उनको अलग अलग सिंगर्स ने गाया है उसमें, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गाया है, अनुराधा रिनारा, संगीता ढोंडियाल, आलोक मलासी, तमाम अलग अलग लोग उसको तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, एक बड़ी फिल्म बन के तैयार हुई। तो ऐसे मेरा फिल्मों का सफ़र। मदन जी, थोड़ा सा मेरा एक तीखा सवाल है, शायद कुछ लोगों को अजीब भी लगे, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कि जो हमारे दिल्ली के अंदर जो कल्चर है ये, कि उत्तराखंड के कार्यक्रम होते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन्हें कहा जाता है, उसमें हम अपने कुछ गायकों को बुलाते हैं, कुछ हमारे डांस करने वाले होते हैं जो उत्तराखंड के बारे में ही सब कुछ होता है, आते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं, और पब्लिक भी बहुत आती है, पब्लिक भी आपकी बहुत इकट्ठी हो जाती है, एंजॉय करते हैं, आते हैं, नाचते हैं और चले जाते हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है, या मैं ये जानना चाहता हूँ, या आपका ये नज़रिया क्या है इस बारे में, कि हमारे कल्चर के लिए ये जो हम कर रहे हैं ये सफिशिएंट है, या फिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि इससे हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है या आगे जा रहा है? ब्रजेश जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं इसका जवाब 2 तरह से देना चाहूँगा। पहली ये कि ये जो दिल्ली में और महानगरों में उत्तराखंडी कार्यक्रम होते हैं, कौथिग होते हैं, इसमें एक प्लस पॉइंट तो ये है कि जितने प्रवासी लोग यहाँ पे मेहनत करके खाने कमाने के लिए नौकरी पेशे से जुड़े हैं और जो गांव नहीं जा पाते, अपनी मिट्टी से कट गए हैं, अपनी जड़ों से कट गए हैं, तो उनकी खुद मिटाने के लिए और उनको अपनी बिसरी हुई भूली हुई संस्कृति को याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम बहुत हेल्पफुल है। और उनके अंदर वो फिर सोई वही जो उनकी इच्छाएं हैं, जो पुराने मेले ठेलों में, कौथिगों में, गांव में जाते थे लोग, वो यादें रिवाइव करने के लिए। हालांकि यहाँ के कौथिग का स्वरूप बिल्कुल भिन्न है, उसको हम जो ओरिजिनल पहाड़ के कौथिग होते थे वो कहीं से भी नहीं मिलते उससे। यहाँ का बिल्कुल यहाँ के परिस्थितियों के हिसाब से, यहाँ शहरों की सभ्यता के हिसाब से वो उसका स्वरूप, बड़े बड़े मंच और बड़े लाइटें और ये गिमिक्स, इस तरह की चीज़ें, वो पहाड़ों के कौथिग में वहाँ तो दिन के उजाले में ही कौथिग होते थे और बड़े स्वाभाविक तरीके का अलग स्वरूप होता था कौथिगों का। और उसमें वही लोगों का, बेटियों माँ का मिलना, मायके वालों को मिलना, पुरुषों के और महिलाओं के गीत गाना, और वो उसका स्वरूप अलग था। लेकिन ये उसका परिवर्तित रूप है, तो मैं इसको पॉजिटिव ही मानता हूँ कि क्योंकि इसके साथ फिर क्या है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो भी नाचने गाने के पर्पज़ से या मेले वेले देखने के या उस भीड़ में आती है, तो वो उनके कानों में भी गढ़वाली गीतों के बोल पड़ते हैं, वो सीखते हैं गढ़वाली उससे। अब वो जैसी भी संस्कृति वहाँ पे परोसी जा रही है उसको गढ़वाली से जोड़कर वो उसको ग्रहण करने की या उससे आत्मसात होने की कोशिश करते हैं, तो वो ठीक है। नई पीढ़ी तक अपनी भाषा और संस्कृति को पहुंचाने के लिए ये इस तरह के आयोजन होने चाहिए। उसमें यह है कि जो काम मतलब सरकार को करने चाहिए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, मैं ये खाली दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देहरादून और बड़े दूसरे शहरों की भी बात कर रहा हूँ। उसमें जो
सरकारी योगदान होना चाहिए सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए, वो नज़ारत रहती है उसमें। और अभी हमारे संस्कृति विभाग या उनके पास कोई इतना बड़ा कोई ब्लू मैप या कोई खाका नहीं है कि हमारी संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कार्य योजनाएं होनी चाहिए, क्या खर्च करने, कलाकारों के लिए क्या करना चाहिए, उनकी वेलफेयर के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा है नहीं हमारे पास कोई। वो अलग मुद्दा है खैर, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये आयोजन होने चाहिए और उसमें थोड़ा सा हमें और कलाकारों को ये सोच मेंटेन करनी चाहिए कि हम बिल्कुल शुद्ध अपने पहाड़ी कल्चर के, पहाड़ी संस्कृति के ही कार्यक्रम नए बच्चों को परोसें। हाँ, एक कविता में और सुना दो आप थे, यह कविता मातृशक्ति का वास्ता छ, जो हमार माँ बहनी दीदी भूली पहाड़ में काम कर दें, तो कितना कठिन जीवन है उनका, उनके लिए समर्पित है कविता। कि जंदरी सी रिटनी रैंद, सोच लो मैं ये माँ के ऊपर सुना रहा हूँ आपको। कि जंदरी सी रिटनी रैंद नाज जन पिसेणी रैंद, जंदरी सी रिटनी रैन नाज जन पिसेणी रैन, उर्ख्यली माँ कुटेणी रैन, उर्ख्यली माँ कुटेणी रैन, और बूख जन छिटेणी रैन, और बूख जन छिटेणी रैन। कि सिलोटा माँ पिसेणी रैन, सिलोटा माँ पिसेणी रैन, और मूवा जन थिचेणी रैन, पुंगड़ियों माँ खपेणी रैन, पुंगड़ियों माँ खपेणी रैन, माटा माँ रलेणी रैन, पुंगड़ियों माँ खपेणी रैन, माटा माँ रलेणी रैन। कि वह हवा जन चलनी रैन, हवा जन चलनी रैन, हर रुआ जन उड़नी रैन, हवा जन चलनी रैन, हर रुआ जन उड़नी रैन। वह बणु माँ कटेणी रैन, वह बणु माँ कटेणी रैन, लखड़ूसी लछेणी रैन, वह बणु माँ कटेणी रैन, लखड़ूसी लछेणी रैन। वह पानी जन बोगणी रैन, वह पानी जन बोगणी रैन, और भाप सी भपेणी रैन। वह द्यू जन जगणी रैन, अंधेरा थे स्वर्णी रैन, वह द्यू जन जगणी रैन, अंधेरा थे स्वर्णी रैन। ये उस मातृशक्ति के लिए था जिसके दम पे पहाड़ जिंदा है। मदन जी, अब मैं आपसे यहाँ पर एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपकी 4 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं और लिटरेचर में जो आपने काम किया है और कविताएं जो लिखी हैं आपने, उनके बारे में अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, जब तक प्रकाशन की बात तो सन 85 का वार द्वार हम उन गढ़ोली में एक 8 पेज को फोल्डर शुरू करे। वो एक नाम था चिट्ठी, जो हम टाइम टू टाइम कभी भी मन आंच है वे थे छपदा रहन है अनियतकालिक पत्रिका की तरह, जो बाद में त्रैमासिक पत्रिका का रूप में हम स्थापित करें। और अब जब बटे में दिल्ली हूँ 3 साल बटे, तो वो त्रैमासिक थे, वार्षिक अंक का रूप में हमें प्रकाशित करना छूँ। ये किले की एक टाइम कम मिले तो साल में एक ही अंक निकलना हम, तो ये वार्षिक संग्रह के रूप से चिट्ठी पत्री हम निरंतर निकलना चाह। ये चिट्ठी पत्री का तहत हम कुछ बड़ा काम करने की भी कोशिश कर। सन 1991 में हम पहलू गढ़वाली को कविता पोस्टर निकाल, जो बहुत पसंद करेंगे लोग से। फिर वहाँ से प्रेरणा मिली तो सन 1993 में 6 पेज को एक बड़ू कैलेंडर, कविता कैलेंडर छापे हम, जेमा गढ़वाली में कविता है और वो एक हिंदी में अनुवाद चित्र का साथ एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट छाया, उनको अपनी अवधेश कुमार जी उन डिज़ाइन कर छोर। बहुत वो कैलेंडर बहुत जो पॉपुलर है, बहुत प्रचल, वो एक बहुत प्रशंसा करे लोग हमारे समय। इन्हें हम बीच बीच में विशेषांक निकलता रहूँगा चिट्ठी का, कभी नंदा जात
विशेषांक, कभी कारगिल विशेषांक, कभी कन्हैयालाल डंडियाल विशेषांक, अबोध बंधु बहुगुणा विशेषांक, तमाम हमारा बहुत अन्य अन्य विशेषांक आना रही। और ये दौरान हमारे दिमाग में एक बात आई 2010 का 12 का आसपास, 10-12 के बीच में हम काम करे कि यार जैमा हम 1850 बटे शुरू हुई कविता यात्रा और जो 2012 तक का कवि छन वह माँ 264 कवि छन। अंगवाल नाम से एक किताब निकाल दे 350 लगभग वह में कवि जो छन, और वह में 1850 को पहलो कवि छे और 2012 को अभी अंतिम कवि इसका कवि वह में हम सम्मिलित करी, जो एक रेफरेंस बुक की तरह आप काम आणु कि गढ़वाली कविता में कत का काम हुआ इसका 200-300 वर्षों में। और ई लाइन पर अग्नि फिर हम 2013-14 में 2013 में गढ़वाली कथा कहानी थे 100 साल में प्रकाशित हुई। गढ़वाली की पहली कहानी प्रकाशित हुई है 1913 में। तो वह के बाद शुरू करी हम आज तक 2013 तक 100 कहानी 100 कथाकार शताब्दी अंक निकाले 100 कथाकारों की 100 कहानियाँ। वो एक नाम हुंगरा धरे और वो भी एक अलग तरह को हम काम करे और सब 100 साल कथा एक जगह संग्रहित करी। और वो के बाद ये निरंतर हमारे जो एनुअल वार्षिक अंक चिट्ठी हुए थे हम निरंतर निकल नहीं रहना और ये काम में लगे छो आगे नहीं कुछ और भी बड़ा काम करने की योजना से हूँ पर मैं आपसे बताऊँ। मदन जी आपने ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमारे देखने वाले दर्शकों को कि पिछले 100 साल के जितने हमारे कवि थे और जितने राइटर थे कहानी स्टोरी वाले जितने बचे थे उनकी सारी स्टोरियाँ आपने एक जगह कंक्लूड करके और उसको एक बुक का नाम एक बुक का रूप दिया। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को संजो कर रखेंगे तभी हम अगली पीढ़ियों को ये इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन को हम इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे जी। ये बहुत अच्छी बातचीत थी और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा बहुत बहुत कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया और मेरे साथ इतनी सारी बातचीत करी। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम उत्तराखंड के ऐसे गुणी लोगों को आपके सामने ला सकें, उनके विचार आपके साथ हम शेयर कर सकें। और इसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ब्रजेश भंडारी जी। और मैं भी आप सब देखने वालों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक वार्तालाप को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट दें, ताकि ये हमारी जो साहित्य सामाजिक सांस्कृतिक जो विरासत है ये लोगों तक पहुंचती रहे और ब्रजेश भंडारी जी और शिद्दत के साथ इस काम में लगे। मुझे उम्मीद है आप लोग ये करेंगे। धन्यवाद।